This meeting is being recorded. सगळं यावरच करायला बघतात ना मामा आजी. हेलो, एम आई ऑडिबल सर? हाँ सर। सभी से रिक्वेस्ट है, प्लीज म्यूट कीजिए। जिनका माइक म्यूट नहीं रहेगा, इंटरप्ट रहेगा, हम लोग कुछ देर के लिए उनको यहाँ से हटाने वाले हैं, क्योंकि वो प्रॉब्लम क्रिएट होता है। और आपको जो भी डिस्कशन करना है उसके लिए सर स्पेशली टाइम देते हैं, आपने इसके पहले भी देखा है। सर जो वीडियो मैंने अभी प्ले किया था वो ऑडिबल था क्या? हाँ सर। एक बार और प्लीज मुझे बताइए, क्योंकि आज की जो केस स्टडी है वो रियल पेशेंट डिस्कशन के साथ रियल प्रैक्टिशनर, जो क्या बोलते हैं उसको, कि रियल प्रैक्टिशनर व्यू आपको दिखाने का इसमें एक कोशिश था। So if the audio video was audible, then we can proceed. Okay, so I once again welcome you all. Myself, Dr. Swapnil Gawande, Ayurveda consultant for pain, stress, and sport injury management. I'm practicing as an Ayurveda consultant in Ayurveda Multi-Speciality Ayurveda Hospital, Akola, and I am also honorary uh, pain management specialist at DY Patil University Hospital, Ayurveda Hospital in Pune. So let Welcome to Arvachin Ayurved Guru. बंद केले ना पण ते सगळं हा. एका ठिकाणी हा. हो लेक्चर करत
क्या तकलीफ हो रही है? रनिंग करते वक्त एंकल पे सूजन स्वेलिंग स्वेलिंग आ रही है एंकल में? कहाँ पे, कौन सी एरिया में आ रही है? यहाँ क्या वीडियो का जो ये था आई एम, वो ऑडिबल था क्या? हाँ सर, ऑडिबल था, थोड़ा थोड़ा आ रहा था इन शॉर्ट में, फिर भी आप एक बार एक्सप्लेन कीजिए उसको। ये मैं उसको आखिरी में एक्सप्लेन करूंगा, लेकिन अगर वो ऑडिबल था तो प्लीज ललित सर आप मुझे कॉल करके बताइए, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है ना, मैं जब स्क्रीन ऑन कर रहा हूँ तो माइट भी ये पीसी मेरे लिए नया है, तो अगर नहीं ऑडिबल है तो आप प्लीज मुझे बताइए। ओके, वी विल स्टार्ट अगेन। क्या तकलीफ हो रही है? रनिंग करते वक्त एंकल पे सूजन क्या तकलीफ हो रही है? रनिंग करते वक्त एंकल पे सूजन स्वेलिंग स्वेलिंग आ रही है एंकल में? कहाँ पे, कौन सी एरिया में आ रही है? यहाँ यहाँ पे आ रही है। और क्या कर रहे थे आप, यानी क्या करते हो आपको ऐसा लगा कि तब से ये दर्द चालू हुआ? रेपिटेशन वर्कआउट कर रहा था, उसके बाद में थोड़ा रुक गया और बाद में पेन चालू हो गया। रिपीटेशन वर्कआउट कर रहे थे, हाँ। रुक गए और उसके बाद में पेन चालू हुआ? हाँ। तुरंत रुकने के बाद पेन नहीं, चालू तुरंत फिर कब हुआ? बॉडी ठंड होने के बाद, बॉडी ठंडी होने के बाद, वार्म बॉडी में नहीं 2-3 घंटे बाद? हाँ। 2-3 घंटे बाद। तो जिस दिन ये आपने किया, कब सुबह हुआ, शाम को हुआ? सुबह। सुबह। तो उस दिन शाम को प्रैक्टिस किया क्या आपने? नहीं। दूसरे दिन सुबह क्या लग रहा था? दूसरे दिन वार्म अप के वक्त पेन हो रहा था। वार्म अप के वक्त पेन हो रहा हाँ। था? नींद में से जब उठे हाँ। उस वक्त पेन था क्या? हाँ। हाँ था। अकड़ा हुआ था? हाँ। अकड़ा में उस वक्त सूजन थी क्या वहाँ पे? हाँ, सूजन थी। कितना, कैसा सूजन था? बहुत था या नहीं, थोड़ा बहुत? थोड़ा बहुत। ये जो नस दिख रही है आपको वहाँ पे, ये जो वेंस दिख रही है, हाँ। ये दिख रही थी कि ये दिखना बंद हो गई? नहीं, दिखना बंद हो गई। दिखना बंद हो गई? हाँ। ओके। और फिर आपने उस पे क्या ट्रीटमेंट किया? उसको आइसिंग किया। आइसिंग किया? हाँ। आइसिंग तक क्या दूसरे दिन सुबह? हाँ। वार्म अप के नहीं, बाद जिस दिन पेन शुरू हुआ उस दिन से आइसिंग शुरू की। किया? हाँ। और दूसरे दिन थोड़ा भागा तो स्वेलिंग बढ़ गई। थोड़ा सा भागे और एफर्ट किया तो हाँ। स्वेलिंग और बढ़ गई? हाँ। तो उसमें गड्ढा बढ़ रहा था कि स्वेलिंग नहीं। उंगली दबाने से? नहीं। या दर्द था वहाँ पे? हाँ, दर्द था। कैसा दर्द था? पेन ज्यादा हो रहा था। कैसा पेन हो रहा था? ठनक रहा था कि जाम ब्लॉक हो गया था? नहीं, ठनक रहा था। टस कर रहा हाँ। था? तो सिर्फ चलते वक्त ही कर रहा था या आप बैठे हैं तभी भी कर रहा था? नहीं, सिर्फ चलते वक्त मूवमेंट होने के बाद। मूवमेंट होने के बाद? हाँ। जब नॉर्मली बैठे हैं तो नहीं हो रहा था? और स्वेलिंग कब कब हुई थी? स्वेलिंग आइसिंग करने के बाद, थोड़ा रेस्ट देने के बाद कम हो गई शाम में। ये कितने दिन पहले हुआ था? ये 8 दिन पहले। 8 दिन पहले हुआ। अभी स्वेलिंग कम है। अब तकलीफ क्या क्या है? अब आज रिपीटेशन वर्कआउट किया, फिर से स्वेलिंग हो गई, थोड़ा पेन हो रहा। आज रिपीटेशन वर्कआउट किया तब पेन हुआ? वार्म अप के वक्त पेन हुआ क्या? नहीं। वार्म अप के वक्त पेन नहीं हुआ? नहीं। नॉर्मली जैसे चल रहे तो पेन हो रहा है क्या? हाँ, अभी चल रहा हो तो पेन हो रहा। चल रहे तो पेन, कहाँ पे पेन हो रहा है? यही
ये जो मूवमेंट हो रहा है चलते वक्त तब पेन हो रहा मूवमेंट हो रहा है, कौन सी मूवमेंट में बता सकते हैं आप? है। ये ऐसे मूवमेंट आने के बाद चलने के वक्त ये ऐसे प्लांटर फ्लेक्शन में हो रहा है, ओके। और बाकी वो से डॉर्सल फ्लेक्शन में पेन है, ऐसा ऊपर खींचो, जाता नहीं। हाँ, हाँ? ऊपर नहीं जा रहा ऊपर। ऊपर नहीं जा रहा है, हाँ। रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट। और ऐसा अंदर की तरफ मोड़ो, नहीं ऐसा, अभी नहीं इतना हो रहा, पूरा नहीं हो रहा। पूरा नहीं हो रहा, पेन हो रहा है क्या? हाँ, बाहर की तरफ करने को, यहाँ पे कम है पेन, तकलीफ नहीं है। ऊपर और अंदर साइड ज्यादा है। दो पैर ऊपर ले लो। ओके, तो अभी आपने देखा कि करीब 3.5 से 4 मिनट तक मैंने पेशेंट का इंटरव्यू लिया, जिसमें मैंने नॉर्मली फर्स्ट ऑफ ऑल, क्या आपको पेशेंट का जो इंटरव्यू था वो अच्छे से सुनाई दिया? वॉज इट क्लियर? थोड़ा वॉइस लो होने की वजह से कुछ मिस हुआ होगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द क्या समझ में आया कि मैंने किस प्रकार के क्वेश्चन पेशेंट को पूछे, किस प्रकार से उसको मैकेनिज्म ऑफ इंजरी समझने में मेरी मदद की? ओके, दैट्स गुड। सो शैल वी प्रोसीड टू द नेक्स्ट पार्ट? तो इसमें जो मैंने जैसे कहा था, सर आप म्यूट हो। एम आई ऑडिबल नाउ? यस सर। हाँ, सो इसमें हमने देखा कि कैसे हमने पेशेंट की एक्टिव रेंज ऑफ मोशन चेक की। एक्टिव रेंज ऑफ मोशन का मतलब होता है कि जो पेशेंट खुद से कर सकता है। अब जैसे उन्होंने कहा कि प्लांटर फेसाइटिस में उनको पेन, सॉरी प्लांटर फ्लेक्शन में उनको पेन पेन है, लेकिन डॉर्सिफ्लेक्शन में उनका रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट है। तो जब भी ये मैं एक्चुअली जब भी वीडियो या ये प्ले करूंगा तो मेरा आवाज शायद म्यूट हो जाएगा, तो हमारे वीडियो के बाद में इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो हम एक केस, अगर आवाज क्लियर होगा तो हम एक क्लियर एक इसमें देख लेते हैं पहले। पुश करो, पेन हो रहा है? नहीं, ये करो, पेन है, पेन हो रहा। पुश करो, पेन हो रहा है? नहीं, ये करो, पेन है, पेन हो रहा। हो रहा है। यहाँ पेन हो रहा है? हाँ,
जहाँ मैंने हाथ लगाया वहीं हाँ। पे। हाँ। अब ऐसा कर रहा हूँ तो पेन हो रहा है। हाँ। कहाँ पे? यहीं पे हो हाँ। रहा है कि ऊपर हो रहा है? यहाँ पे। यहीं पे हो रहा है। हाँ। अब ऐसे कर रहा हूँ तो पेन हो रहा है? नहीं। अच्छा लग रहा है? हाँ। ऐसे कर रहा हूँ तो यहाँ पे तो पेन नहीं हो रहा है? नहीं। बाहर के लिए? नहीं। ठीक है, पुश करो, पुश करो, अब पेन हो रहा है क्या? नहीं। अब पुल करो, अब पेन हो हो रहा रहा है। हाँ। है। ऐसे में पेन हो रहा है। हो रहा है, ये पेन नहीं। नहीं हो रहा है। ऐसा दबा रहा हूँ मैं, हाँ। दबाने से पेन हो रहा है क्या? हाँ। हाँ। रिलैक्स। अब पुल करो, तो क्या लग रहा है? थोड़ा ज्यादा पुल हो रहा है लेकिन पेन हो रहा है। रेंज ऑफ मोशन बढ़ गई लेकिन हाँ। पेन है। पेन है। हाँ। अब ऐसे कर रहा हूँ तो हाँ। पेन है। पेन है, लेकिन पेन में कुछ फर्क लग रहा है तब से? हाँ। थोड़ा कम हो गया। कम थोड़ा हो कम हो लगता है ना? हाँ। क्या लग रहा है? पेन है कम है। हाँ, पेन है कम है थोड़ा। पेन कम है। हाँ। हमने अगर कर दे कि जब मैंने ट्रीटमेंट करने से पहले जब आपने ये ऐसे खींच रहे थे तो तब पेन 10। सो इसमें हमने देखा कि किस तरह से पेशेंट का पैसिव रेंज ऑफ मोशन मैंने चेक किया। अब रेंज ऑफ मोशन यानी जो हम एंकल जॉइंट देख रहे हैं इसमें कौन से जॉइंट या कौन से मूवमेंट्स होते हैं, इसको हम देखेंगे। इसको हम देखेंगे कि कौन से मूवमेंट होते हैं। तो अभी देखिए बेसिकली 6 प्रकार की मूवमेंट एंकल में होती है। एक होता है डॉर्सिफ्लेक्शन, जिसको पैर अगर आप बॉडी की तरफ ऊपर की तरफ खींचो तो उसे कहते हैं डॉर्सिफ्लेक्शन। सेकंड होता है प्लांटर फ्लेक्शन, जब आप पैर को नीचे की तरफ झुकाते हो तो। सेकंड होता है इन्वर्जन, जिसमें आप एंकल को बाहर की तरफ मोड़ते हो। इवर्जन का मतलब आप ट्विस्ट करते हो पैर को बाहर की तरफ। इंटरनल रोटेशन, जब आप पैर को अंदर की तरफ मोड़ते हो। और एक्सटर्नल रोटेशन। तो ये मेनली 6 प्रकार की जो मूवमेंट्स होती है, ये हमने उनमें चेक की। इनको हमको दोनों तरफ से चेक करना है। एक एक्टिव मूवमेंट यानी पेशेंट की खुद की रेंज ऑफ मोशन क्या है, और पैसिव मूवमेंट यानी आप अगर ये कोई मूवमेंट कर रहे हो तो क्या तकलीफ होती है। अभी इस पेशेंट में हमने देखा कि उनको डॉर्सिफ्लेक्शन और इन्वर्जन में पेन था, जबकि इवर्जन में वो कंफर्टेबल थे। वो प्लांटर फ्लेक्शन में भी कंफर्टेबल थे, दोनों भी, यानी पैसिव रेंज ऑफ मोशन में भी और एक्टिव रेंज ऑफ मोशन में भी। गॉट माय पॉइंट। तो अब हमें इससे क्या पता चला
क्या हम किस डायग्नोसिस तक पहुंचे। तो बेसिकली ये कुछ क्लिनिकल टेस्ट होती है जो हम कर सकते हैं। पहली टेस्ट होती है लिगामेंट के लिए, जैसे कि लैटरल और मीडियल लिगामेंट्स, ये दो टाइप की लिगामेंट्स, इनको हम मेनली डिवाइड कर सकते हैं एंकल के बारे में। इसमें एक एंटीरियर ड्रॉअर टेस्ट होती है जो कि एटीएफ, जिसको एटीएफएल भी कहा जाता है, एंटीरियर टिबियोफिबुलर लिगामेंट, और टेलर टिल्ट टेस्ट भी होती है जो कि सीएफएल के लिए की जाती है। पॉजिटिव टेस्ट में क्या होगा कि एक्सेसिव एंटीरियर ट्रांसेशन और सॉफ्ट एंड फील कंप्रेस होगा, यानी जब आप पेशेंट को उसका जो कैल्केनियल है उसको अगेंस्ट द टीबिया आप पुश करोगे तो वो लूज फील होगा, वो सॉफ्ट फील होगा, उसमें वो जो पकड़ या जकड़ या जो स्टेबिलिटी होगी वो लूज दिखेगी आपको। दूसरा टेलर टिल्ट टेस्ट में क्या होगा कि इंक्रीज इन्वर्जन, जो इन्वर्जन है पेशेंट का वो बहुत इजी लगेगा आपको, बहुत सिंपल, क्या या उसमें लैक्सिटी बहुत लगेगी टू द अपोजिट साइड। ये टेस्ट करते हुए हमें हमेशा याद रखना है कि दोनों तरफ करने हैं। देन सिंडेमोसिस टेस्ट, सिंडेस्मोसिस का मतलब क्या होता है, सिंडेमोस्टिक इंजुरी का मतलब होता है कि जनरली ये टिबियोफिबुलर लिगामेंट जो होता है या टिबियोफिबुलर जॉइंट जो होता है, जिसमें टिबिया फिबुला से बहुत हार्डली या बहुत कॉम्पैक्टली कनेक्टेड होता है, अगर उसमें कोई इंजुरी हो जाए तो उसमें हमें दो टेस्ट करने पड़ते हैं। स्क्वीज टेस्ट, स्क्वीज टेस्ट में क्या करना है कि मिड काफ को पकड़ के द लेवल ऑफ सिंडेमाइसिस, यानी आपको फील करना पड़ेगा कि जहां पे टीबिया और फिबुला एक दूसरे से अलग हो रहे हैं और उनको दोनों को एक दूसरे की तरफ स्क्वीज करना है। अगर पेन एट द सिंडेमाइसिस इन फ्रंट एंकल, अगर पेन एंकल में हो रहा है तो इट मस्ट बी द सिंडेस्मोटिक इंजुरी। सेम थिंग आप एक्सटर्नल रोटेशन जब करोगे तो एक्सटर्नल रोटेशन में जो जॉइंट है टिबिया और फिबुला का वहां पे पेन होगा। अकेलिस टेंडन में आपको थॉम्सन टेस्ट जो करना है, रप्चर अगर वहां पे है तो देखिए ये टेस्ट जब आप हील पेन में भी करते हो ना तो वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल होते हैं, क्योंकि बहुत बार हील पेन का मेन रीजन ये क्रॉनिक अकेलिस टेंडनाइसिस या फिर अकेलिस लिगामेंट की इंजुरीज होती है। तो ये टेस्ट आपको केवल एंकल इंजुरी में नहीं, तो जितने भी हील पेन के पेशेंट आपके आते हैं उनमें भी ये करके देखना है। तो अगर आप काफ को स्क्वीज करोगे तो क्या होगा, काफ मसल को या ग्रेस्टोनिमस मसल को पुल करके अगर पेशेंट को प्लांटर फ्लेक्शन और डॉर्सिफ्लेक्शन करने लगाओगे तो निगेटिव टेस्ट क्या आएगी कि आपने मसल को स्क्वीज करने के बाद भी वो प्रेजेंट रहेगा, यानी वो प्लांटर फ्लेक्शन और डॉर्सिफ्लेक्शन कर पाएगा। लेकिन अगर अकेलिस टेंडन की इंजुरी है तो क्या होगा कि प्लांटर फ्लेक्शन पॉसिबल नहीं हो पाएगा अगर आप मसल को स्क्वीज करोगे काफ मसल को। तो गॉट इट, क्योंकि उसका कनेक्शन जो है वो टेंडन ही ये हो गया है। सेकंड, आपको पेशेंट को सिंगल लेग टेस्ट पे बैलेंस करने के लिए बोलना है। अगर पेशेंट सिंगल लेग टेस्ट पे बैलेंस नहीं कर पा रहा है या किसी एक पैर पे ज्यादा बैलेंस कर रहा है, एक पैर पे नहीं कर रहा है, तो इट मींस देयर कैन बी अ इंस्टेबिलिटी इनटू द एंकल जॉइंट। आई एम गोइंग अ स्लाइड फास्टर क्योंकि हम ऑलरेडी लेट हो चुके हैं। देन इसको स्टार एक्सक्लूजन बैलेंस टेस्ट भी कहते हैं कि इसमें पेशेंट को एक पैर पे खड़े रहना है और उसको आठों दिशा में थोड़ा थोड़ा मूव कराना है और चेक करना है कि जितना नॉर्मली जा सकता है उससे ज्यादा जा रहा है, उससे रिस्ट्रिक्टेड जा रहा है किसी पर्टिकुलर मूवमेंट की तरफ। जब वो टिल्ट हो रहा है तो जब वो टिल्ट हो रहा है तो उसका उस साइड में इंजुरी होने की चांसेस है। जहां साइड में लेस रीच है, डिस्टेंस है, इम्बैलेंस है, इंस्टेबिलिटी है, कंट्रोल बॉडी करने में जिस एंगल में, जैसा पोस्टीरियर हो गया, एंटीरियर हो गया, लैटरल, मीडियल, एंटेरोमीडियल, एंटेरोलैटरल और पोस्टीरियो मीडियल और पोस्टीरियो लैटरल, ये चारों आठों दिशाओं में उसको पैर की तरफ बैलेंस करने के लिए बोलना है। जिस दिशा में बैलेंस कम जा रहा है या इम्बैलेंस हो रहा है उस दिशा का लिगामेंट या उस दिशा की स्ट्रक्चर इम्बैलेंस हो सकती है, तो इसे कहते हैं फंक्शनल टेस्ट। सेकंड जो सबसे आखिरी में की जाती है, जैसे फॉर एग्जांपल एथलीट को अगर हमें वापस ग्राउंड को ट्रीटमेंट चालू कराना है तो उसमें हमें क्या करना पड़ती है, हॉप टेस्ट करनी पड़ती है कि उसमें सिंगल हॉप यानी एक ही पैर पे, जैसी लंगड़ी खेलते हैं वैसी लंगड़ी खेलने पे ये करना है। उसके बाद में ट्रिपल हॉप यानी एक साथ 3 जंप मारने को लगाना है और क्रॉस यानी दोनों पैरों को क्रॉस करके हिप हॉप जैसा यानी जंपिंग करने के लिए बोलना है। अगर ये इसमें 90% से ज्यादा अच्छा
कंट्रोल आ गया, वो डिस्टेंस अच्छे से कवर कर पा रहे हैं बिना पेन के और बिना रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट के, तो हम उसको फिर आरटीपी, आरटी का मतलब रेडी टू प्ले, यानी हम उसको वापस ग्राउंड पे जाने के लिए अलाउ कर सकते हैं। तो ये बेसिक टेस्ट आपको जरूरी है हर एंकल स्प्रेन में करने के लिए। तो अब आते हैं हम ट्रीटमेंट पार्ट पर, कि हमने अभी ये पेशेंट में डायग्नोज किया कि इसको, ये जो पेशेंट है इसमें इनका ATTL, यानी इसका मतलब है एंटीरियर टिबियो टैलर लिगामेंट इंज्योर हुआ है, जो कि सपोर्ट करता है, जैसे उसके नाम में, कि टिबियो टैलर यानी टैलस बन को टिबिया से अटैच करता है। तो इन दोनों बोन्स के बीच में जो अटैचमेंट है वो उसकी लूज लग रही थी बिकॉज ऑफ द पेनफुल डॉर्सिफ्लेक्शन एंड द रिस्ट्रिक्टेड ROM ऑफ द डॉर्सिफ्लेक्शन, और इन्वर्जन में भी उसको पेन हो रहा था। जबकि मोस्ट कॉमनली जो इंजरी होती है वो ATFL यानी एंटेरियो टिबियोफिबुलर लिगामेंट होती है, जो कि लैटरल साइड में होती है। लेकिन इस पेशेंट में ये थोड़ा सा केस अभी अजीब था कि इसको इंजरी जो थी मीडियल एस्पेक्ट में थी, तो इसलिए मैंने ये केस सिलेक्ट किया। अटिपिकल केसेस में आपको साथ शेयर करना चाहता हूं। तो अब हमने इसमें क्या किया कि पेशेंट की, अगर आपको याद होगा तो जब मैंने पेशेंट को ये पूछा कि आपको स्वेलिंग थी क्या, आपको बाद में पेन का टाइप कैसा था, तो पेशेंट ने कहा थ्रोबिंग पेन है। फिर मैंने उसको कहा कि भाई आपको पेन, आप जब रेस्ट में हो तभी भी पेन होता है क्या, तो उसने कहा कि मूवमेंट में पेन है। इसका मतलब क्या है कि अगर मूवमेंट में पेन है तो उसमें मसल इन्वॉल्व है, उसमें शीरा कंडरा इन्वॉल्व है। तो शीरा कंडरा इन्वॉल्व है, इसका मतलब वो रक्त धातु का उसमें इन्वॉल्वमेंट है। और रक्त की चिकित्सा बेस्ट हम रक्त मोक्षण को मानते हैं, तो हमने फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो पेशेंट को दी दैट इज रक्त मोक्षण। और अगर मांस धातु भी है तो आपको पता है कि रक्त के बाद मांस का ही पोषण होता है, तो इसलिए हमने रक्त धातु की पहले ट्रीटमेंट करने का प्लान बनाया। यहाँ जैसे देख रहे हैं आप, सिंपल सिरावेर हम यहाँ करने जा रहे हैं। अभी आप देखिए कि मैंने पैर का जो पोजीशन है पेशेंट का, वो जानबूझकर उसको सिटिंग पोजीशन में रख के इरेक्ट पोजीशन रखा है, क्योंकि ब्लड का फ्लो फास्ट आना चाहिए, जिससे कि वहां पे जो गति हानि हुई है पेशेंट की, जो जिसको हम कह सकते हैं कि संधि का वात का जो चलय गुण है, वो उसकी वहां पे कमतरता थी बिकॉज ऑफ द स्तंभ। आप देख रहे हैं कि कितना गाढ़ा वात, बिल्कुल वातज रक्त प्रवाह वहां पे हो रहा है। और यहाँ पे जो उसकी गति थी रक्त की, वो मंद हो गई है। हमने जब पहले लगाया था तो काफी, जैसे वो रक्त निकलने के लिए बिल्कुल तैयार ही था। तो कभी कभी पेशेंट की बॉडी, पेशेंट का ऑब्जर्वेशन ही हमें ट्रीटमेंट बता देती है। इसमें एक और चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको एंकल में कहीं पे, वहां पे अगर ठीक से आपको सिरावेद करने का चांस नहीं मिल रहा है या सिरावेद नहीं कर पा रहे हो, अब ये पेशेंट जो थी ये ATFL लिगामेंट की थी, ये दूसरी पेशेंट है, इसको लैटरल साइड में एंकल लिगामेंट स्प्रेन था। तो आप इस तरह से उसका वेट कपिंग भी कर सकते हैं या अलाबू से रक्त मोक्षण भी कर सकते हैं। ये अभी एक फीमेल पेशेंट थी जिनकी मुझे कहीं पे सीरा वहां पे नहीं देख रही थी, वेदन यानी मैं कोई वेन नहीं देख पा रहा था, तो सीरा वेद करना मुश्किल था। तो इसके लिए हमने यहाँ पे
वेट कपिंग कर दिया, तो दोनों का जो इम्पैक्ट है वो सेम ही रहेगा। लेकिन शिरावेद का सार्वदेहिक उपयोग होता है, और वेट कपिंग या फिर अलावू से जो रक्त मोक्षण करते हैं हम, उससे थोड़ा स्थानिक इम्पैक्ट ज्यादा होता है। ओके, अब जब मैंने पेशेंट को ट्रीट किया, रक्तमोक्षण किया, तो अब ये जो वीडियो हम देख रहे हैं ये रक्तमोक्षण के बाद वाला, तुरंत बाद वाला वीडियो है। अब देखिए रेंज ऑफ मोशन जो है पेशेंट की 50%। ठीक है। अब जब हमने पहले नॉर्मल चिकित्सा किया इसको विचार, तब 20 to 30%। हाँ, फिर अभी अपने ऑडियो आ रहा है ना वीडियो का ठीक से? Somebody in chat box, please tell me. ऑडियो आ रहा है ना? ओके ओके, थैंक यू, आई विल प्ले इट अगेन। ऐसा कीजिए और इसको अब कितना ठीक लग रहा है? 50%। 50%। ठीक लग रहा है। हाँ। अब जब हमने पहले नॉर्मल चिकित्सा किया इसको विचार, तब 20 to 30%। हाँ, फिर अभी अपने यहाँ पे रक्त मोक्षण ने यहाँ पे क्यों दिखा, अब आपको कितना परसेंट लग रहा है? 50%। 50%। मोशन में कितना फर्क लग रहा है? मोशन ज्यादा हो रहा है, मोशन बढ़ गया है। हाँ, तो अभी जैसे वैसे मोशन को कितना परसेंट मोशन बढ़ रहा है? मोशन 50%। मोशन 50%। आप ये देख रहे हैं कि मैं टिबियालिस एंटीरियर मसल का जो है मर्दन कर रहा हूँ, या इसको फेशियल डिस्टोरेशन भी कहते हैं, तो जिससे वो मसल पे जो स्ट्रेच था, जिसकी वजह से वो प्लांटर सॉरी डॉर्सिफ्लेक्शन नहीं कर पा रहे थे पेशेंट, उसको हम दर्द हुआ? हाँ। अच्छा खासा? हाँ। तो अच्छा खासा पेशेंट को दर्द होता है। इसको हम थोड़ा सा, आपको देखना है कि मैंने इसको किस तरह से किया है। ये जो मैं अप्लाई कर रहा हूँ थोड़ी थोड़ी देर बाद, ये पानी है, ताकि उसको मेरे जो अंगूठे का फ्रिक्शन है वो अच्छे से मैं कर पाऊँ। बिकॉज ऑफ ड्राई स्किन मैं अंगूठा मूव नहीं कर पा रहा था। आप देख सकते हो कि मैं कितना प्रेशर वहां पे लगा रहा हूँ। नो डाउट ये यंग पेशेंट है। पेन कम हो गया, कितना कम हो गया? 70%। अब देखिए पेशेंट इज टेलिंग कि 70 to 80% पेन इज रिड्यूस। कितना बढ़ गया? मूवमेंट 70% बढ़ गया। मूवमेंट भी 70% बढ़ गया। पूरा नहीं आ रहा है। हाँ, ये पूरा, हाँ पूरा आ रहा है, लेकिन पेन हो रहा है थोड़ा। पूरा आ रहा है। हाँ, जो मोशन 100% आ गया। हाँ, लेकिन पेन है। हाँ, और पुश कीजिए, पुश करते हो बाकी के दर्द नहीं। एक और चीज ये है, ऐसा करते हो कितना दर्द होता है? ऐसे करते नहीं होगा। इन नोटों कितना इन्वर्जन में पेन नहीं हो रहा है पेशेंट को? नहीं, 10 out of 9 का कम हो। ये अभी कम हो गया, थोड़ा सा कुछ मूवमेंट करो तो
कम हो गया थे, मूवमेंट हो रहा। होता है पेन होता है, मूवमेंट होता है, पेन कितनी शिद्दत बढ़ता है पेन थोड़ा कमी आहे खूप मला 10 out of 8 कमी झाला 2 आहे. तू थोडासा वाढला की आधीच्या पासून चाललेला आहे, त्याला आता ड्रेसिंग नाही करायचं, करायचं. इसको अभी हम थोड़ा सा जूम मूवमेंट में देखते हैं. एक्सरसाइज करना है तो आप सिंपली वॉकिंग कीजिए. ये देखिए टिबियालिस एंटीरियर का मैं इस तरह से एफडीएम या उसको रिलीज किया है, जिसको आप मर्दन भी कह सकते हो. तो इस तरह से अभी हमने इस पेशेंट को ट्रीट किया है. अभी इसका कहना है कि 90 to 90, दिस वाज द फर्स्ट सिटिंग ऑफ द पेशेंट. अब इसके अकिलिस टेंडन में आप डिफरेंस देख पाओगे कि पहले जो ये एंगल था, अब ये एंगल सीधा हो चुका है काफी हद तक. तो दिस इज द स्ट्रक्चरल चेंज हमने उसमें लाया है, जिसकी वजह से उसका पेन कम हुआ है. और ये जो पेशेंट का आफ्टर द ट्रीटमेंट फीडबैक. और अभी जो आपने ट्रीटमेंट किया उसके बाद अभी आपको कितना अच्छा लगा, आप चल के आए तो 90% अच्छा लगा. ठीक है, अभी अपनी सीरियरिटी को फाइल करना. हाँ, तो पहले फाइल करने में सीधी करने में कोई दिक्कत नहीं. हाँ, कोई उसमें फर्क नहीं लग रहा है. हाँ, क्या फर्क लग रहा है? पेन नहीं हुआ, फाइल है सीढ़ी चढ़ते वक्त पेन नहीं हुआ. कौन सी पोजीशन में पेन हो रहा था तो ये हो गया अंदर, ये अंदर पोजीशन और टर्न करते हैं और हाथ करते हैं. अभी क्या लगा आपको? अभी पेन आप बोल रहे थे कुछ पैर उठाते हो, ऐसे उठाते दर्द हो रहा था, वो कम हो गया, 90% कम हो गया. और मूवमेंट पूरा आ रहा है. हाँ, कितना टाइम लगा आपको एक्सरसाइज करने? कितना टाइम लगा आपको? 20 मिनट. कुछ टेक अवे मैसेज में देना चाहता हूं आपको कि नी पेन अराइजिंग फ्रॉम क्रॉनिक एंकल इंजरी. अगर किसी को क्रॉनिक एंकल इंजरी है तो उसकी वजह से भी घुटने दर्द हो सकते हैं, या घुटनों के वजह से भी एंकल दर्द हो सकता है. तो हमेशा याद रखिए कि जब भी आपको एंकल चेक करना है, घुटना चेक करना है, या फिर हिप जॉइंट चेक करना है, तो आपको ये तीनों चीजों को देखना पड़ेगा. इसी के साथ आपको तीनों चीजें यानी हिप, एंकल और नी जॉइंट की हिस्ट्री पूछना पड़ेगा. ये जो है ये काइनेस्थेटिक चेन होती है, या द चेन ऑफ डिस्फंक्शन भी कह सकते हैं. जैसे अगर क्रॉनिक एंकल इंजरी हो जाए तो एंकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी, और एंकल इंस्टेबिलिटी आ जाएगी तो अल्टर्ड मैकेनिज्म हो जाएगा, यानी प्रोनेशन और इंटरनल रोटेशन जो है वो प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा. नी वॉल्गस स्ट्रेस आएगा, यानी ये जो क्यू एंगल होता है ये कम होने के बाद वो डायनेमिक वॉल्गस अलाइनमेंट आपका बिगड़ जाएगा. ये इमेज में आप देख सकते हो कि नी ज्यादा इंटरनली ये हो चुका है और टिबिया जो है वो एक्सटर्नली रोटेट हो रहा है. तो जिसकी वजह से आपको बहुत बार एक्सरे में लैटरल स्पेस रेड्यूस दिखेगी पेशेंट की. अगर ऐसा अनकॉमन ये आपको एक्सरे में दिख रहा है, नॉर्मली क्या होता है कि मीडियल स्पेस रेड्यूस होती है, लैटरल स्पेस नहीं होती है. लेकिन अगर आपको किसी एक्सरे में दिख जाए कि लैटरल स्पेस रिड्यूस हुई है, तो आपको ये सस्पेक्ट करना पड़ेगा कि पेशेंट का क्यू एंगल डिस्टर्ब है, और या तो हिप में या तो एंकल में भी प्रॉब्लम है.
तो नी पेन, ओवर यूज, डिजनरेशन ये कारण हो सकते हैं, और इसके उल्टा भी हो सकता है कि नी में प्रॉब्लम होने की वजह से एंकल में पेन हो। तो द मैसेज क्या है कि असेस एंड ट्रीट द एंकल टू प्रोटेक्ट द नी। ये चेन इफेक्ट कैसा होता है कि अगर हिप में डिसफंक्शनिंग हो गई तो वो कॉजेज कॉम्पेंसेशन करेगा नी पे, और नी पे अगर कोई प्रॉब्लम आ गया तो वो लीड करेगा, अल्टर करेगा एंकल जॉइंट को। तो रिजल्ट क्या होगा कि रिजल्ट इन पेन, इंजरी एंड इंस्टेबिलिटी कहीं पे भी। तो ये चेन हमें ब्रेक करना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये ब्रेक इन द चेन अफेक्ट्स द होल लोअर लिम्ब फंक्शन, कि पूरा का पूरा पैर दुखता है। बहुत बार हम उसे साइटिका के नाम से ये करते हैं, बट इट कैन बी अ सिंपल एंकल क्रॉनिक इंजरी, इट कैन बी अ क्रॉनिक नी इंजरी, और इट कैन बी अ हिप इंजरी। तो ये भी हमें दिमाग में रखना है। केवल अगर पेशेंट बोल रहा है कि मेरा एक लेफ्ट पैर दर्द हो रहा है, लेफ्ट पैर दर्द हो रहा है, मुझे पैर उठाने में तकलीफ हो रही है, उसमें सुडो एसएलआर टेस्ट भी पॉजिटिव आती है, तो यू मस्ट अंडरस्टैंड कि आपके नी और एंकल को, हिप, नी और एंकल को भी आपको असेसमेंट करना है। Okay, so thank you. This was the case presentation. Now we come to the discussion topic. ओके, सो अब देखिए, मैं कुछ चीजें आपसे बात करना चाहता हूँ, फिर हम क्वेश्चन आंसर सेशन पे आएंगे। कि देखिए, हमने पहले तो असेस किया पेशेंट को कि ठीक से कि पेशेंट को क्या मैकेनिज्म ऑफ इंजरी है, उसे इंजरी कैसे हुई है, पेन कैसे है। उससे हमने दो डायग्नोसिस बनाए। पहला एक डायग्नोसिस, मॉडर्न डायग्नोसिस बनाया कि इसको एटीएल इंजरी है, एंटेरियो टिबियोटेलर लिगामेंट इंजरी है। उसके बाद में इसका जो टिबियालिस एंटीरियर मसल है, इसमें स्प्रेन है, इसमें स्पैजम है। ये जब हमने देखा तो ओके, बाद में करता हूँ, सॉरी। हाँ, तो तब हमने देखा, फिर हमने उसका प्रोटोकॉल एक ट्रीटमेंट किया कि एज अ लिगामेंट इंजरी है, लिगामेंट को हम शिया या कंडरा से मैच कर सकते हैं, और मांस धातु की भी वहां पे पैथोलॉजी या मांस धातु भी वहां पर अफेक्ट हुआ है। तो इन दोनों को हमने दिमाग रख के, हमारे जहन में रख के रक्तमोक्षण किया। तो रक्तमोक्षण के बाद पेशेंट को 30 to 50% रिलीफ लगा, क्योंकि जो एडिशनल स्ट्रेस लिगामेंट, टेंडन और मसल्स पे था वो रिलीज हुआ। उसके साथ साथ जो रक्त दृष्टि वहां पे थी, बिकॉज ऑफ द स्टैग्नेशन, बिकॉज ऑफ द इंजरी, तो वो भी वहां पे रिलीज हुआ। ये हुई दूसरी बात। उसमें हमने क्या किया कि आपने अगर देखा होगा वीडियो में, तो मैंने उसको मैनिपुलेशन किया। तो इसमें हम बोल सकते हैं कि गुल्फ संधि का हमने आंचन किया, तो गुल्फा संधि का हमने ट्रैक्शन किया, तो जिसके बाद पेशेंट को और 20-30% रिलीफ मिला। तो सॉरी, पहले हमने आंचन किया गुल्फा संधि मर्म का या गुल्फा मर्म का, तो जिससे क्या हुआ कि वहां का जो फेशिया था वो रिलीज हुआ। वहां पे जो बिकॉज ऑफ कॉम्प्रेशन इंजुरी या बिकॉज ऑफ ट्रॉमेटिक इंजुरी की वजह से जो कॉम्प्रेशन हुआ होगा वो रिलीज हुआ, उससे पेशेंट को 20-30% रिलीफ हुआ। उसके बाद में हमने रक्तमोक्षण किया, तो पेशेंट को 50-70% तक ये हुआ। और इन दोनों में पेशेंट का कहना था कि रेंज ऑफ मोशन बढ़ रही है, लेकिन पेन वैसे ही है, टेंशन जो स्ट्रेस है वो वैसे ही अभी तक लग रहा है। उसके बाद में आपने देखा कि हमने मर्म चिकित्सा के साथ उसका मर्दन किया। टिबियालिस एंटीरियर मसल का जो कोर्स है वहां पे प्रेशर से हमने वहां पे मर्दन किया, जिसकी वजह से जो मसल में स्पैजम था वो मसल का स्पैजम रिलीज हुआ। और बाद में जब हमने देखा पेशेंट को, तो पेशेंट वाज लाइक 80-90% पेशेंट को पेन रिलीफ हुआ। इसके बाद में आप उसका फिर अभी दूसरे दिन बुला के आप उसको, अगर पेन अभी भी है, रेंज ऑफ मोशन में अभी भी उसको ये लग रहा है। और एक बात देखिए कि कभी कभी ये आप क्लिनिकली करते हो, मैंने तुरंत इंटरव्यू लिया पेशेंट का, तो पेशेंट को 90% ठीक है, लेकिन हो सकता है दूसरे दिन पेशेंट बोले कि सर
कल से तो कम है, लेकिन जो कम हो गया था 90% वो अभी वापस से 50% तक आ गया, यानी इसका मतलब वापस से बढ़ गया है। तो उसका रीजन ऐसा है कि बॉडी का मैकेनिज्म ये करेगा कि बॉडी उसको प्रोटेक्ट करने के लिए फिर से कॉन्स्ट्रिक्ट कर देगी। तो फिर आप दूसरे दिन से उसको स्नेहन स्वेदन कर सकते हो, षष्टिकशाली कर सकते हो, या फिर अगर स्वेलिंग होगी तो पतरा पोटली कर सकते हो। तो ये आपका प्रोटोकॉल होना चाहिए। उसके बाद में आपको रीजनल इंटरडिपेंडेंस के, जैसे मैंने बताया कि आपको चेन भी उसके साथ चेक करनी है कि ठीक है एंकल को इंजरी हुई है, लेकिन क्या नी में कोई डिफॉर्मिटी है, क्या हिप में कोई डिफॉर्मिटी है, वो भी आपको उसके साथ साथ एनालिसिस करना होगा। तो जब आप ये करोगे तो वो होलिस्टिकली पेशेंट ट्रीट होगा। ये पेशेंट के स्टडी दिखाने का मेरा जो उद्देश्य था वो ये था कि देखिए कि 20 मिनट में मैंने पेशेंट को 90% पेन कम कर दिया। अब मैं ये ढिंडोरा पीटना चालू करूं कि इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट, इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट, इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट। तो देखिए, इंस्टेंट पेन मैनेजमेंट को मैं खुद नहीं मानता हूं। मेरा बोलना है कि आयुर्वेद में किसी भी चीज का आयुर्वेद में किसी भी चीज के लिए एक प्रोटोकॉल सेट है, अभी से नहीं, ग्रंथकारों से सेट है कि आप पहले निदान कीजिए, निदान परिवर्जन कीजिए। और निदान परिवर्जन का मतलब ये नहीं होता है कि सिर्फ जिसकी वजह से हुआ है वो हो जाए। जैसे अगर मैंने बोला कि टिबियालिस एंटीरियर मसल में स्पैज्म है, ये उसका अगर कारण है रिस्ट्रिक्टेड मूवमेंट का, तो मुझे उस कारण का, उस निदान का परिवर्जन करने के लिए वहां पे मर्दन करना पड़ेगा। अगर रक्तमोक्षण अगर वहां पे स्वेलिंग है तो, और वहां पे थ्रोबिंग पेन है, तो उसका मतलब ऐसा है कि वहां पे रक्त की संप्राप्ति है, वहां पे मुझे रक्तमोक्षण करना है। तो आप ये समझने की पहले कोशिश कीजिए कि आपका निदान परिवर्जन एक्चुअली क्या करना है। अब किसी ने तो भी शायद क्वेश्चंस आना चालू हो गए, किसी ने कहा कि अग्निकर्म के बारे में। मुझे एक बात बताइए, सर 38 ईयर की पेशेंट है, उसके लेग पर, एंकल लेकर नीचे 2 ईयर पिटिंग इडिमा है, तो ठीक हो सकता है क्या? एंड शी हैविंग नो पेन। अब देखिए, व्हेन देयर इज नो पेन ओनली इडिमा इज देयर, तो उसमें बहुत सारी अलग और पैथोलॉजीज भी हो सकती है। जैसा उसमें रीनल पैथोलॉजी इन्वॉल्व हो सकती है, उसमें कार्डियक पैथोलॉजी इन्वॉल्व हो सकती है। अगर पेशेंट का एलवीएफ कम है, एलवीएफ अगर पेशेंट का कम है, तो भी पेशेंट को पीडल इडिमा हो सकता है। या हो सकता है कि कोई ओल्ड ट्रॉमा हो जिसकी वजह से वहां का लिगामेंट, टेंडॉन्स या अदर स्ट्रक्चर या मस्कुलर स्ट्रक्चर जो है वो वीक हो गया है, और जिसकी वजह से उसको वो पीडल इडिमा आ रहा है। इडिमा क्या होता है ना, इट इज अ रिएक्शन ऑफ योर बॉडी। तो वो उस पर्टिकुलर पार्ट को प्रोटेक्ट करना चाहता है, इसलिए वहां पे इडिमा आता है। और अगर वहां पे पिटिंग इडिमा है या बहुत मैसिव 3+4+ इडिमा है, तो इसका मतलब वहां पे कोई ना कोई पैथोलॉजी हो सकती है। तो उसके लिए प्रॉपर एक्सरे, प्रॉपर जरूरत पड़े तो एमआरआई, उसके साथ में ये जो कार्डियक वर्कअप है ये करना जरूरी है। यू कैन नॉट इग्नोर कि भाई हमको आयुर्वेद से करना है, सिर्फ इडिमा कम करना है। नो, यू फर्स्ट शुड फाइंड द एग्जैक्ट रीजन कि ये इडिमा क्यों आ रहा है। ओके मैम। बहुत बात इन्फेक्टिव आर्थराइटिस, ये भी एक रीजन हो सकता है कि अगर हो सकता है कोई हिस्ट्री ना हो इंजरी की, लेकिन इन्फेक्टिव आर्थराइटिस की वजह से भी इडिमा आ रहा हो। कैन वी डू जलौका और चारण इंस्टेड ऑफ सिराविद? यस मैडम, यू कैन डू। रक्तमोक्षण इज इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने दोनों चीजें बताई आपको कि आप रक्तमोक्षण कीजिए या तो कपिंग कीजिए अगर आपको नहीं सिरावेद मिल रहा है तो, एंड यू कैन डू दी जलौका और चारण। क्रॉनिक केस में भी सिरावेद कर सकते हैं क्या सर? इसका सिंपल स्ट्रेट आंसर नहीं हो सकता है मैडम। उसका कारण यह है कि अगर पेशेंट को थ्रोबिंग पेन है, वहां पे अगर आपको रक्त संप्राप्ति दिख रही है, आपको पित्त दोष का वहां पे अगर आवरण दिख रहा है, तो आपको रक्तमोक्षण करने से फायदा होगा। लेकिन अगर वहां पे कफ दोष का ये है, वहां पे अगर भग्न है, वहां पे अगर आपको स्टिफनेस ज्यादा है,
तो आपको शायद वो स्नेहन स्वेदन षष्टिक्षाली पिंडस्वेद इनसे भी आराम मिल सकता है। वेधन कर्म भी आप उस ऐसी क्रॉनिक केसेस में कर सकते हैं। Hello sir, I am suffering from muscle pain and heel pain. What will be the reason, or should I do number history of injury prolonged standing? It will worse. Madam, I have requested in the last lecture itself कि जो individualized case study का discussion है, आप ग्रुप में ज्वाइन हुई है, वहां पे आप आपकी केसेस डालिए, वी कैन हेल्प इट आउट, क्योंकि यहाँ पे क्या है ना कि उसमें बहुत सारी चीज होती है। आई एम फोकसिंग अपॉन द डायग्नोसिस, यू आर अगेन कमिंग टू द कंक्लूजन, क्योंकि अगर आपने केस डाला है तो आपकी केस थोड़ी सी डिस्कस करते हैं कि सर आई एम सफरिंग फ्रॉम काफ मसल पेन। द थिंग इज दैट विच काफ मसल, वहां पे दो हेड होते हैं काफ मसल की, मीडियल गैस्ट्रोनीमस एंड लेटरल गैस्ट्रोनीमस, उसके बाद में सोलियस मसल। ये सारी मसल्स होती है, इसमें से आपकी कौन सी मसल्स में एक्चुअली पेन हो रहा है, इंटरमीडियल हो रहा है, लेटरल हो रहा है, किस पर्टिकुलर एंगल में हो रहा है, ये हमें क्लिनिकली जज करना पड़ेगा। व्हाट विल बी द रीजन शुड आई, अब हाउ कैन आई टेल द रीजन कि क्यों हुआ, तो बिकॉज फॉर दैट पर्पज आई हैव टू डू द पोस्चरल एनालिसिस ऑफ योरसेल्फ, कि आपका पोस्चरल एनालिसिस करेगा, आपका स्टैंडिंग हैबिट, आपका सिटिंग हैबिट एंड बहुत सारी चीजें होगी। उसके बाद में जैसे मैंने बताया कि मैकेनिज्म ऑफ इंजरी कब से शुरू हुई है, क्या शुरू हुई है, पहले पूर्व रूप क्या थे, प्रधान रूप क्या थे, अभी उसकी क्या कंडीशन है, इन सारी चीजों को हम जब एनालिस करेंगे तो हम बहुत कम समय में बहुत इफेक्टिव ट्रीटमेंट दे सकते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि वी हैव ट्रीटेड द पेशेंट इन 20 मिनट्स, लेकिन हमारे पास अगर कोई ऑर्थोपेडिक सर्जन भी आ जाए, कोई भी आ जाए, या फिर हमारा कोई आयुर्वेदाचार्य स्टूडेंट भी आ जाए, तो भी हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि हाउ वी हैव गिवन द रिजल्ट, हमने किस किस चीजों को एनालिसिस किया, किन किन चीजों का डायग्नोसिस किया, और उसे फिर कैसे स्टेप बाय स्टेप हमने ट्रीट किया। पेशेंट आ गया है, उसको अग्निकर्म कर दिया, उसको वेदन कर्म कर दिया, पेशेंट ने बोला अभी मुझे अच्छा लग रहा है, आपने बोल दिया कि देखो अग्निकर्म से रिजल्ट आ गया, बट व्हाट पैथोफिजियोलॉजिकल चेंजेस वहां पे हुए हैं, क्या वहां पे संरचनात्मक बदल हुआ है। आपने अगर वो फोटो देखा होगा जो मैंने दिखाया कि जो उनके एंकल इन्वर्जन, एक एंकल जो इन्वर्जन में था उसको भी हमने स्ट्रेट किया, यानी नॉट ओनली सिम्टोमेटिक रिलीफ, स्ट्रक्चरल चेंज भी वहां पे पेशेंट में दिख रहा है, एंड दैट इज व्हाट वी कैन से द कंप्लीट ट्रीटमेंट। लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया कि ये कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं है, आफ्टर दैट यू हैव टू ट्रीट द पेशेंट। आप उसको पंचकर्म कर सकते हो, बाकी उपकर्म उसको कर सकते हो, अनलेस एंड अनटिल द पेशेंट 15 दिन बाद 20 दिन बाद आपको नहीं बोलता कि नहीं आई एम गुड। एक दिन में अगर वो बोल देता है कि मुझे 90% और 100% भी आराम पड़ जाए, तो दैट हैज नो वैल्यू, क्योंकि आप पेशेंट को कुछ तो करो, कुछ ना कुछ फर्क पड़ने वाला है, इट इज नॉट ट्रीटमेंट। अगेन मैडम, इन्फेक्टिव आर्थराइटिस ट्रीटमेंट क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पूछना चाहिए मैडम, इन्फेक्टिव आर्थराइटिस का डायग्नोसिस कैसे करते हैं? दिस इज द वीक मेंटालिटी ऑफ आवर आयुर्वेद पीपल्स। आई एम वेरी सॉरी टू से दिस, लेकिन कोई भी डायग्नोसिस नहीं करना चाह रहा। एवरीबॉडी नीड कि हमें रेडीमेड फॉर्मूला दे दो ट्रीटमेंट का। आई एम सॉरी मैम, आई एम नॉट कंडेमिंग यू, बट दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू क्रिएट द अवेयरनेस कि आप लोग बीमारी को पहले समझने की कोशिश कीजिए। इससे पहले प्लीज ईमानदारी से मुझे बोल दीजिए, कितने केसेस में आपने एंकल जॉइंट को डिस्कस करते हुए सुना है? कि एंकल जॉइंट पे एक अच्छा लेक्चर आपने कभी इमेजिन किया है क्या कि हो सकता है? नी जॉइंट पे बहुत किए होंगे, लंबर पे किए होंगे। क्यों? क्योंकि हम समझना ही नहीं चाहते डिसीज को, हम केवल ट्रीटमेंट का फॉर्मुलेशन चाहते हैं। चटनी से बहुत मजा आता है। मुझे बहुत मेहनत लगती है एक केस को आपके पास प्रेजेंट करने के लिए, एंड यू ऑल नीड कि हमें रेडीमेड मिल जाए। सॉरी फ्रेंड्स, इफ यू वांट द रेडीमेड सॉल्यूशन यू टेक माय पेड कोर्स, लेकिन उसमें भी मैं नहीं देता हूं, उसमें भी मैं रेडीमेड सॉल्यूशन नहीं देता हूं। आप सोचिए आपको क्या करना चाहिए, वो आप सोचिए। प्लीज डोंट आस्क मी द ट्रीटमेंट्स, आई एम सॉरी मैडम। जो भी
हमारे अभी ललित हेड़ा सर ने जो भी ग्रुप के बारे में बताया है, जो भी एक कॉमन ग्रुप हम डिस्कस करने वाले हैं, जस्ट गिव मी अ मिनट, मैं एक ग्रुप का लिंक आपको डाल देता हूँ, आप उसमें भी डाल सकते हो। I am here all the way to help you, friends. Please don't take it otherwise. लेकिन मैं चाहता हूं आप लोगों को, हल्दी वाला बड़ी तपेली में ज्यादा होगा तो दाल में पड़ जाएगा। गैस है ये कप ले जाए और कोई बात नहीं, दाल बन जाएगी। आप लोगों को मैं एम्पैनल करना चाहता हूँ, एम्पावर करना चाहता हूँ। मैडम, अगर आपको लेक्चर इंटरेस्ट नहीं है तो प्लीज यू कैन लीव द लेक्चर। I am sorry to say that, but there are some, we should be somewhat serious. आप मुझे बताइए, जैसे मैडम ने पूछा कि हम जलाव का उच्चारण कर सकते हैं क्या, हम इसमें और क्या मॉडलिटी, yes, this is the good question, but again इसमें थोड़ा सा क्रक्स है कि एंकल पेन ड्यू टू दी कैल्किनियल स्पर, हाउ टू ट्रीट। तो अब इसमें आप देखिए कि अगर जैसे मैंने आपको ये बताया कि हिप, नी और एंकल जॉइंट का कनेक्शन होता है, वैसे ही जब कैल्किनियल स्पुर है तो क्या होगा, कैल्किनियल स्पर अगर बढ़ेगा, sorry I don't have something to show you, but I will try to explain it in another manner। कि देखिए, ये आपका समझते हैं कि इसको आप मेरी हील समझ लीजिए, और यहाँ पे अगर कैल्किनियल स्पर हो जाता है तो ये क्या करेगा, आपकी अकेली टेंडन को जो है वो स्ट्रेच करेगा, उसके साथ में जो बाकी के लिगामेंट्स वहां पर है, पोस्टीरियर लिगामेंट जो है एंकल की, उस पे भी वो स्ट्रेस करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको जो गैस्ट्रोनिमस मसल है, जो काफ मसल जिसे हम कहते हैं, वहां पे आप स्नेहन स्वेदन कीजिए, आप वहां पे नीचे से ऊपर तक स्नेहन स्वेदन कीजिए जिससे कि वो रिलीज हो। उसके बाद में वहां पे जो इंद्रबस्ती मर्म है, इंद्रबस्ती मर्म का पीड़न कीजिए, मतलब उसको प्रेस करके रखिए 90 सेकंड तक। जहां पे मोस्ट पेनफुल पॉइंट होगा इंद्रबस्ती मर्म का, वहां पे आप 90 सेकंड तक उसको प्रेस करके रखिए। उसके बाद में आप जो है जो आपका प्लांटर फेशिया का जो सबसे पेनफुल पॉइंट है उसको आप प्रेस करके रखिए, और वहां पे आप मृतिका शलाका से अग्निकर्म करने से भी आपको उसमें रिलीफ मिलेगा। बट आपको पेशेंट को कंपलसरी एक्सरसाइज वहां पे देना पड़ेगा। आई थिंक you are allowed to unmute yourself, and you can also ask the question by unmuting yourself, but please don't keep your mic unmute if you are not asking a question. हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग मैम। सर अभी आपने बोला ना था सर, इंद्रबस्ती मर्मा को 90 सेकेंड तक होल्ड करके रखना है। हाँ। मैंने मर्मा सीखा है सर, वहाँ प्रेस एंड रिलीज का सिखाया मैम ने, कोमल मैम ने प्रेस एंड रिलीज का सिखाया है। आपने 90 सेकेंड तक सिर्फ प्रेस करना बोल रहे हैं सर, कि प्रेस एंड रिलीज ऐसे बोल रहे हैं सर? मर्मा का ऐसा है कि बहुत अलग अलग प्रिंसिपल्स हैं और बहुत अलग अलग प्रिंसिपल्स पे लोग काम करते हैं, तो शायद उसमें भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा प्रेस एंड रिलीज में। बट यहाँ पे आपको प्रेस इसके लिए करके रखना है कि इसमें क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल दिस इज द इंद्रबस्ती मर्मा ऑफ योर हैंड। तो क्या होगा कि आप जब इसको 90 सेकंड तक होल्ड करके रखोगे
तो आपकी बॉडी रिएक्ट करने लगती है आफ्टर 60 सेकंड। तो यहाँ पे जो आपका क्वेश्चन है उसका पिन पॉइंट आंसर है कि आपको वहां पे 90 सेकंड प्रेस करके रखना है। प्रेस एंड रिलीज आपको तब करना है जब आपको वो मर्म एक्टिवेट करना है। तो 2 पॉइंट है यहाँ पे, आपको मर्म एक्टिवेट नहीं करना है बिकॉज उस मर्म पे स्ट्रेस आया है, उस मर्म पे प्रेशर आया है, उसको रिलीज करना है। तो जब भी आपको मर्म का टेंडर पॉइंट रिलीज करना होता है तो आपको 60 to 90 सेकंड वहां पे प्रेस करके रखना होता है। और जब आपको उसको एक्टिवेट करना होता है, उसमें अगर आपको ताकत कम लग रही है, आपको ऐसा लग रहा है कि भाई वीकनेस है, तो एट दैट टाइम आप उसको प्रेस एंड रिलीज कर सकते हैं जिससे कि वो एक्टिवेट हो जाए। तो दिस इज द 2 डिफरेंट थिंग्स कि आपको क्या करना है, आपका गोल क्या है वो समझिए। उस पर फिर आपको समझेगा कि आपको 90 सेकंड प्रेस करके रखना है या फिर उसको प्रेस एंड रिलीज करना है। गॉट इट? गॉट इट सर, थैंक यू। और एक और सर, आपने एंकल पेन में गुल्फ मर्मा को कहा है सर। ओनली गुल्फ मर्मा इज एनफ सर, और क्षिप्रा तलर और भी मर्मा है ना सर वहाँ फुट में, वो भी करना जरूरी है बराबर सर? है। क्या है ना, एवरी मर्म का एक अलग इंपॉर्टेंस होता है। देखिए, जब मर्म कहते हैं तो हम मर्म का पीड़न 6 टाइप से किया जाता है एक्चुअली। अब जो पेशेंट हमारे पास, जिस पेशेंट के बारे में हमने डिस्कस किया है, उस पेशेंट को गुल्फ संधि मर्म जो था ये अफेक्टेड था। तो वहां पे जब भी संधि मर्म अफेक्टेड होता है, वहां पे क्रिया हानि होती है, तो वहां पर आपको अनशन करना होता है। वहां पर मर्म का पीड़न करके कोई फायदा नहीं है, आपको वहां पे मर्म का अनशन करना पड़ेगा, जिसको हम मॉडर्न लैंग्वेज में ट्रैक्शन कहते हैं। गॉट इट? क्योंकि पेशेंट का मैकेनिज्म ऑफ इंजरी ये था कि जब मैं रनिंग करते वक्त जब मेरा पैर जोर से पड़ा, उसके बाद में मुझे एंकल इंजरी हुई। तो जब ये ऐसा उसको डैश इंजरी हुई तो क्या हुआ कि उसका टिबिया, फिब्यूला और टैलस बोन में ऐसा क्या बोल सकते हैं हम, हथौड़ा मारने जैसा ये हो गया। तो उसकी वजह से वहां पे जो फेशियल टाइटनिंग हो गई, वहां पे जो अस्थिधरा कला है और ये जो अस्थि के बीच में जो उपास्थि है, ये सारी अफेक्ट हुई है। अब इन उपास्थियों को अगर आपको डी प्रेशर करना है, यानी उनका प्रेशर अगर हटाना है, तो आपको अनशन करना पड़ेगा। पीड़न करके कोई फायदा नहीं होगा। तो इसलिए यहाँ पे हमने गुल्फ संधि का अनशन किया है, मैंने उसको बाहर पुल किया था, ना कि उस पे वहां पे कोई प्रेशर दिया था या फिर वहां पे कोई पीड़न या विमलापन नहीं किया था। वहां पे उसका अनशन ही अपेक्षित था, इसलिए मैंने केवल गुल्फ संधि के बारे में वहां पे बोला है। गॉट इट? ओके सर, थैंक यू सर। इसीलिए मैं कहता हूं कि आप फोकस कीजिए डायग्नोसिस पे, कि तो आपको अपने आप समझ जाएगा। मैं हमेशा मेरे लेक्चर में एक चीज बोलता हूं कि दैट इज सेड एज कि व्हेन व्हाई इज क्लियर, हाउ इज वेरी इजी। जरूरी नहीं है कि आपको ये सारी चीजें करना है। अगर आपको समझ में आया तो आप सिंपल साधे स्नेहन स्वेदन से भी आप एंकल स्प्रेन दूर कर सकते हो विद इन 10 मिनट 15 सेकंड, 10 मिनट 15 मिनट्स। आपको कोई जरूरत नहीं है फैंसी ट्रीटमेंट करने की। तो इसीलिए अगर आपको ये समझ गया कि मुझे एक्चुअली क्या ट्रीट करना है एग्जैक्टली, तो कैसे ट्रीट करना है, ये तो बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे। यस, वेरी गुड क्वेश्चन सर और मैम, कि ऑल्सो कैन वी डू द डूज एंड डोंट्स आफ्टर द एंकल जॉइंट इंजुरी। आपने अगर सुना होगा तो हमने जो लास्ट वीडियो देखा पीपीटी का, उसमें मैंने पेशेंट को यही समझाया कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो पहले तो पेशेंट को आपको एंकल स्प्रेन अगर बहुत ज्यादा ग्रेड का है, पेशेंट को वेट बेयरिंग नहीं हो रहा है, तो आपको वहां पे लेपन करना पड़ेगा, आपको वहां पे क्रेप बैंडेजिंग करना पड़ेगा, यानी बंध और लेप का हमको इस्तेमाल करना पड़ेगा। सूजन अगर, अभी ये जो पेशेंट था ये सब एक्यूट कैटेगरी का था, क्योंकि पेशेंट को इंजुरी 8-10 दिन पहले हुई थी। पेशेंट 8-10 दिन बाद में हमारे पास आया था। अगर पेशेंट तुरंत आता है, वहां पे स्वेलिंग है, तो आपको आज जो हमने पूरी ट्रीटमेंट देखी, इसमें से कुछ भी नहीं करना है। पेशेंट को स्टेबिलाईज करना है, पेशेंट को क्रेप बैंडेज बांधना है। आप उसको पेशेंट को शोथर लेप दे सकते हो,
शोथर लेप देके उसको स्टेबलाइज करना है। जब वो सब एक्यूट कंडीशन में आ जाएगा 7-8 दिनों बाद, थोड़ा बहुत वेट बेयर करने लगेगा, स्वेलिंग कम हो जाएगी, तो आज जो हमने सारी ट्रीटमेंट देखी ये आप कर सकते हो। इसके बाद में आप उसको स्ट्रेंथन करने के लिए स्नेहन स्वेदन, उसके बाद में आप षष्टिकशाली पिंड स्वेद, अगर थ्रोबिंग पेन है, आमज अवस्था लग रहा है, तो फिर पत्रपिंड स्वेद भी आप कर सकते हो। ये सारी चीजें करनी है। पेशेंट को वेट बेयरिंग अवॉइड करने के लिए बोलना है, एक्सेसिव वॉकिंग, एक्सेसिव एक्सरसाइज अवॉइड करना है। जब पेशेंट का पेन कम हो जाए तो पेशेंट को पहले पैसिव एक्सरसाइज बताइए, उसके बाद में पेशेंट को रेजिस्टेंस एक्सरसाइज बताइए, उसके बाद में पेशेंट को धीरे धीरे वेट बेयरिंग करके आना चाहिए। तो कभी भी एकदम से पेन कम हो गया तो पेशेंट को एक्टिविटी रिज्यूम करने के लिए मत बोलिए, क्योंकि दो पेन कम हो गया लेकिन वहां का वीकनेस, वहां का जो पार्शियल थिकनेस टीयर होगा या जो भी थिकनेस का टीयर होगा वो टीयर बढ़ सकता है। सो वी शुड ऑलवेज एडवाइज द रेस्ट। सेकंड थिंग, पहले 72 आवर्स में आप आइसिंग पेशेंट को बोल सकते हो कि भाई कोल्ड फर्मेंटेशन करो, आइसिंग करो, अगर बहुत ज्यादा स्वेलिंग है और इंस्टेबिलिटी है जॉइंट में। लेकिन 72 आवर्स के बाद पेशेंट को आपको यही करना है कि हॉट फर्मेंटेशन करो। उसके साथ में आपको कोई आलेपन वहां पे आप दे सकते हो, जैसा दशांग लेप हो गया, कोट्टेम चुकादी चूर्ण का लेप हो गया, और बाकी अदर चीजों को भी आप वहां पर शोथर या सिंपल सुंठ का आप ये भी लगा सकते हो वहां पे, या पुराने जमाने में हल्दी या अम्बे हल्दी का भी वहां पे लेप लगाया जाता था। ये सारी चीजें आप कर सकते हो एक्यूट इंजरी में। क्रॉनिक इंजरी में पेशेंट का अगर बायोमैकेनिक्स आपको चेक करना है कि अगर ठीक है एंकल जॉइंट की इंजरी अगर बार बार हो रही है तो हो सकता है उसके हिप में प्रॉब्लम हो, उसके स्पाइन में प्रॉब्लम हो, उसके नी में प्रॉब्लम हो। तो इन सारी चीजों को भी आपको एनालिसिस करके पेशेंट को ट्रीट करना है, और उसके बाद में आपको पेशेंट को एक्सरसाइजेस की एडवाइस करनी होगी। एनी अदर क्वेश्चंस? Yes. I am really sorry if somebody is offended because of my some comments, but friends, try to understand my mission is to ensure the good quality, good evidence-based knowledge sharing with you people. It is very easy to tell the treatment, but it is very difficult to reach to the specific diagnosis, and I always insist कि friends please focus on the diagnosis. Treatment, believe me, treatment will be very easy. Just a minute, I am just sending a group link where you can join and post your queries. This is the group link, you can join. Which exercise should we recommend? Thank you, sir, for your vision in this case. There are lots of exercise depending upon the range of motion जो हमने पहले ये किया था,
डिस्कस किया था कि इन्वर्जन में पेन है, इवर्जन में पेन है, इंटरनल रोटेशन में है, एक्सटर्नल रोटेशन में, डॉर्सिफ्लेक्शन में, प्लैंटर फ्लेक्शन में है, अकॉर्डिंग टू विच हम उसको ये कर सकते हैं। नॉर्मली एक सिंपल चीज कहता हूं मैं आपको, अगर पेशेंट कह रहा है कि इन्वर्जन में मुझे पेन है, तो आस्क द पेशेंट टू डू द इवर्जन in initial conditions, in initial stage for 10 to 15 or a month. बाद में आप उसको MAT यानी मसल एनर्जी टेक्निक्स वगैरह इंट्रोड्यूस कर सकते हैं विद थायराबाइड एंड ऑल दैट। जहां पर पेनफुल मूवमेंट है वहां की एक्सरसाइज, उस डायरेक्शन की एक्सरसाइज अवॉइड करना है। ओके, सो आई थिंक दैट वी हैव अ गुड डिस्कशन टुडे। Thank you very much. We will see you on the next 29th, I think, with a new topic. You can suggest the topic. ये ankle joint का भी topic जो था, ये पिछली लेक्चर में बहुत सारे लोगों ने सजेस्ट किया था, so we took this. तो आप लोग भी सजेस्ट कर सकते हो, ग्रुप में सजेस्ट कर सकते हो, यहाँ पर भी सजेस्ट कर सकते हो कि नेक्स्ट लेक्चर आप कौन से टॉपिक पे सुनना चाहोगे रिगार्डिंग टू ऑर्थोपेडिक्स, सियाटिका, एवियन। Ma'am, I can give the avian insight, but I treat very less patient of avian. But sciatica, yes, we can have it. Calcaneal spur, okay. Knee joint pain with osteoarthritis, okay. We'll take it. Madam, I think that you have missed the last lecture. Last lecture was on frozen shoulder itself. We have covered the frozen shoulder very deeply. Okay then. Yes, anybody want to say something? Or should we log out? It's already 10:15, so time is over. Okay then. Goodbye. Have a great day.